हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं और मैंने आप लोगों के लिए आज जो है समाज कार्य में यूनिट नंबर 7 से संबंधित कुछ मॉक टेस्ट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं यूनिट नंबर 7 आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूं, जिसके अंतर्गत सामाजिक नीति, सामाजिक नियोजन और साथ ही साथ हम लोगों ने एसडीजी और एमडीजी के साथ में धारणीय विकास पर भी हम लोगों ने कल की क्लासेस में चर्चा किया था, जो आपका टॉपिक समाप्त हो चुका है यूनिट नंबर 7। यूनिट के क्रम में मैंने आप लोगों को आज ही जो है यूनिट नंबर 7 का पूरा पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप में मैंने डाल दिया है और वीडियो का जो प्लेलिस्ट है मैंने प्लेलिस्ट भी आप लोगों के ग्रुप में डाल दिया है। आप सभी लोग यूनिट नंबर 7 देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी टॉपिक मैंने आप लोगों से कवर कराए हैं जो समाज कार्य में प्रश्न में पूछे जाते हैं। और ये जो क्लास है ये क्लास है यूजीसी नेट सोशल वर्क की, जिसका एग्ज़ाम मार्च 2023 में होने वाला है। और उसी से संबंध में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एम्स मेडिकल सोशल वर्क में कुल टोटल 140 एंड 60 के आसपास कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उनमें से भी ये प्रश्न आप लोगों से देखने को मिल सकते हैं। एमपी सेट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं जो 2023 में जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें भी सामाजिक नीति के सिलेबस मेंशन किया गया है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर भी ध्यान रखना कि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एमपी में ही आप लोगों को जो है अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए। 80 वैकेंसी आई हुई है सोशल वर्क पर। अगर आप एमपी सेट क्वालिफाई हैं तभी आप जो है उस फॉर्म को फिल कर पाएंगे जो अप्रैल में आ रही है, या आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है तब आप उस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो मैं आप लोगों से स्टार्ट करता हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा और अंत में मुझे बताइएगा कि कितने प्रश्न आप लोगों के सही गए हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने ये है कि सामाजिक नीति द्वारा मानव के साथ साथ किस प्रकार के संशोधन में वृद्धि की जाती है। तो मैंने आपको बताया भी है कि भौतिक के रूप में यहाँ पे जो सामाजिक नीति है जो मानव के साथ साथ भौतिक संसाधनों में वृद्धि करने की बात करता है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये करेक्ट माना जाएगा। हम बात करते हैं सामाजिक नीतियों के अंतर्गत सबसे अधिक समाज के किन पहलुओं का चयन करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ा रखा है सामाजिक कल्याण और सामाजिक हित के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक नीति का लक्ष्य नहीं है। आपको अगर लक्ष्य पता होगा तभी आप कह देंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। मैंने आप लोगों को लिखवाया भी है, सामाजिक निर्योग्यता को दूर करना, आर्थिक निर्योग्यता को दूर करना या कम करना और बाधित समुदायों को पुनर्स्थापित करना, ये 3 लक्ष्य माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये मतदान का अधिकार सुपुर्द करना, डिलीवरी, इसका बेसिकली नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा। यही पूछा था प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 4 है सामाजिक नीति के अंतर्गत महिलाओं एवं पुरुषों को एक समान अवसर उपलब्ध कराने वाले या करवाने का एकमात्र उद्देश्य क्या हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, जब महिलाओं और पुरुषों का एक समान अवसर उपलब्ध कराने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जेंडर गैप को कम कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्यक्रम की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, शामिल नहीं किया जाता है जब भी किसी ऑप्शन में रणनीति वगैरह की बात है, बट ध्यान रखिएगा सामाजिक कार्यक्रम के परिपेक्ष में। ठीक है, इस पर विचार करना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा, बाकी सारे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक जो समाज कार्य के अंतर्गत जो कल्याणकारी राज्य है उसका मतलब बताना है। तो समुदाय एवं समग्र विकास मैंने ये भी पढ़ा चुका हूँ, और सभी वर्गों के हितों के लिए विकास करना और विशेष सुविधाएं प्रदान करना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर सभी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे कि सामाजिक नीति के संदर्भ में कौन एक प्रारूप की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। मैंने 4 प्रारूप आप लोगों को लिखवाए हैं और उनकी एक एक लाइन में परिभाषा भी आप लोगों को बता दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखी है क्लास को उसको देख लीजिए, मैंने ग्रुप में प्लेलिस्ट में जो है प्लेलिस्ट भी भेज दिया है आपको ग्रुप में,
और सारी पीडीएफ भी भेज दिया है, सारा चीज़ें मेंशन है वहाँ पर। एक है कल्याणकारी प्रारूप, एक है उदारकारी प्रारूप और एक है सामाजिक सुरक्षा। बेसिकली प्रयोजनकारी प्रारूप नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 8 पर कि सामाजिक नीतियाँ इस प्रकार बनाई जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति वैधानिक सीमाओं के दायरे में रहकर अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। और यह कथन किस विद्वान इस कथन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कौन से सामाजिक नीति का प्रारूप आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ईजी सवाल है, मैंने आपको बता भी चुका हूँ, ये प्रजातांत्रिक को रिलेट करता है जब व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है तो। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सामाजिक नीति के किस भाग में सामाजिक कल्याण के विषयों पर चर्चा की जाती है या की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा, केंद्र और राज्य का संबंध में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सामाजिक कल्याण संबंधित विषयों को संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है। मैंने ये भी फैक्ट आप लोगों को लिखवाया है, इसका सही जवाब होगा समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 11 की समाज की स्थापना का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। 2023 में ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकता है। सही जवाब 1954। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कि किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा के विकास का प्रावधान किया गया था और ईसाई मिशनरियों के कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1813 में। क्वेश्चन नंबर 13 विधवा पुनर्विवाह के प्रयास के लिए 1861 ईस्वी में किसने विधवा पुनर्विवाह समिति की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत ही इजी सवाल, मैंने पढ़ा चुका हूँ, गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। समाज कल्याण के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने एवं सुदृढ़ बनाने हेतु वर्ष 1953 में किस बोर्ड का गठन किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, मैं आप लोगों को इसकी भी पीडीएफ प्रोवाइड करा चुका हूँ और पूरी डिटेल में इसके बारे में मैंने बात किया हूँ, समाज कल्याण बोर्ड के बारे में। तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखेंगे तो यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 12 अगस्त 1953 को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक अनुच्छेद का संबंध सामाजिक विकास की नीति में नहीं है। ध्यान रखिएगा, संवैधानिक अनुच्छेद में बताया गया उसका संबंध सामाजिक विकास की नीति से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब अगर मैं आपसे बात करूं तो 48 का जो ए है ये बेसिकली नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर माना जाएगा यहाँ पर। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, ये अभी 2022 में प्रश्न पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका सही जवाब जो होगा बी होगा, 16 और 335 अनुच्छेद। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में कि अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास योजनाओं के किसे शामिल नहीं करता है 17 में। तो आप ध्यान रखेंगे वित्तीय सहायता योजना को शामिल नहीं करता है। बाकी यहाँ पे जो मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना ये भी है, पुस्तक बैंक योजना भी है और कोचिंग तथा संबद्ध योजना भी है, परंतु डी आपका नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 18 कि भारतीय संविधान के पिछड़े वर्गों को विशेष आरक्षण देने का प्रावधान किस संकल्प पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे कहूँगा कि सामाजिक और शैक्षणिक पर बात करें, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करें अगर हम लोग तो एकीकृत आवास एवं स्लम विकास के अंतर्गत विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर से कितनी फीसदी धनराशि प्रदान करने की बात कही गई थी। तो सही जवाब होगा 90%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की निम्नलिखित में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्यों की झुग्गी झोपड़ी मुक्त बनाना है। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सही जवाब राजीव आवास योजना। मैंने सारी योजनाओं के बारे में आप लोगों से बात भी कर चुका हूँ। ठीक है, बात करते हैं इंदिरा आवास केंद्र में केंद्र और राज्य द्वारा एक वित्तीय अनुदान का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब होगा 75:25, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल क्वेश्चन नंबर 22, इंदिरा आवास योजना के संदर्भ में दिए गए कथन को कौन सा असंगत है, मतलब कौन सा गलत है। आपको गलत का चुनाव करना है, यहाँ पे सही का चुनाव नहीं करना है। ठीक है, गलत तो देखिए पूर्वोत्तरी राज्यों के लिए अगर हम बात करें केंद्र और राज्य का जो अनुपात है ये सही है आपका 90 और
10 का रेशियो है। मैदानी भागों में 45,000 प्रति इकाई राशि प्रदान की जाएगी, ये भी बात सही है। और पर्वतीय क्षेत्रों में 48,000 प्रति वर्ग की राशि भी प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। लाभार्थी की सूची राज्य सरकार द्वारा बनाई जाती है, ये गलत जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 23 के बारे में, 23 के बारे में बात करते हैं। 23 कहता है कि वृद्धजनों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था विभाग, व विभाग का नाम आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 में तो मैं कहूँगा आप लोगों से मानव संसाधन विकास का जो विभाग है ये रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम लोग बात करते हैं, 24 आपसे क्या बोलता है, कहता है कि नीति निरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत नीति के संदर्भ में कौन सी क्रिया अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 तो सही जवाब हो जाएगा, एक तो नीति निर्माण होता है और एक नीति का क्रियान्वयन होता है, इसलिए आप लोग कहिएगा कि ये दोनों क्रियाएं शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कि नीति निरूपण के नव प्रवर्तन विचारकों को प्रोत्साहित करता है कि किस प्रक्रिया को सरल बनाता है या किस प्रक्रिया को सरल बनाता है। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, इम्पोर्टेंट है, इसका सही जवाब बताएं। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो 25 है, इसका सही जवाब जो माना जाएगा ऑप्शन नंबर डी माना जाएगा कि किसी प्रक्रिया को सरल नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि किस प्रक्रिया को सरल बनाता है, तो एक व्यवस्थापन प्रक्रिया को भी बनाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोत्साहन करता है तथा किस प्रक्रिया को सरल बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 तो ये आपका सही जवाब होगा नियोजन की प्रक्रिया को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में कि जो किस विकास ने नीति निरूपण प्रक्रिया को ब्लैक बॉक्स कहा है जो समाज की मांगों की नीतियों को बदलता है। मैंने आप लोगों को ये लिखवाया भी है क्वेश्चन नंबर 26 का, इसका सही जवाब होगा डेविड स्टोन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में, नीति निरूपण को निर्धारित करने वाले तथ्यों को शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब हो जाएगा सरकारी संगठन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, मैंने आप लोगों को ये लिखवाया भी है, नीति निरूपण की प्रक्रिया का सही क्रम और सही चरण आपको बताना है। तो सही जवाब जो माना जाएगा एजेंडा निर्माण, फिर निर्णय निर्माण, फिर क्रियान्वयन, फिर मूल्यांकन, फिर समाप्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान रखेंगे नीति निरूपण की प्रक्रिया में। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 29 के बारे में, 29 हमारे सामने है, निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, आपको उन कथनों पर विचार करना है। मैं आपके सामने अगर कहूँ, पहला पॉइंट ये है कि महिलाओं और बालिकाओं के लिए अल्पावास गृह कार्यक्रम वर्ष 1969 में प्रारंभ हुआ था, तो बिल्कुल सत्य बात है ये, इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरी पॉइंट कहता है आपसे कि महिलाओं और बालिकाओं के लिए अल्पावास गृह कार्यक्रम का उद्देश्य पारिवारिक समस्याओं, मानसिक तनाव और सामाजिक बहिष्कार, शोषण अथवा अन्य कारणों से सामाजिक और नैतिक खतरों की शिकार महिलाएं जो हैं बालिकाओं को अस्थायी रहने की स्थान एवं पुनर्वास का उपलब्धि कराता है। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों सही चीज़ है, स्टेटमेंट है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और समाज कार्य द्वारा तीव्र गति से बदलते हुए भौतिक और सामाजिक वातावरण के साथ लोगों के नाजुक संबंध के विषय में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यह स्टेटमेंट सही है। समाज कार्य द्वारा लोगों को पर्यावरण के अविवेकपूर्ण दोहन से होने वाले प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही करेक्ट माना जाएगा। तो ये प्रश्न थे, इस प्रश्न की पीडीएफ मैं अभी आप लोगों को जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और इसकी क्लास जब मैं आप लोगों को शाम को लूँगा 6:30 या 8 PM जब मैं क्लास आप लोगों से लूँगा, तो वहाँ पर इन प्रश्नों की व्याख्या भी करूँगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन क्लास आप लोगों की 6:30 चलती है और एक क्लास 8 PM चलती है। ठीक है, ये दोनों क्लासेस शाम को चलती हैं। UGC की क्लास है, MP सेट की है और इसके साथ साथ एम्स मेडिकल सोशल वर्क की भी क्लासेस इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस चलती हैं ये शाम को। ठीक है, यदि आप समाज कार्य से तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि PDF को ध्यान से पढ़ें, जितने भी चीज़ें प्रोवाइड मैं करा रहा हूँ आप लोगों से, और जो वीडियो मैं आप लोगों को अनलिस्टेड वीडियो है, जो प्राइवेट वीडियो है, उन प्राइवेट वीडियो को सही तरीके से पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि उन्हीं में से आप लोगों से प्रश्न जो है
पूछे जाएंगे। ठीक है, उनके आधार पे ही मैं जो मेन टॉपिक लिखवा रहा हूँ क्लासेस में वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं 2012 से लेकर 2022 तक के सभी प्रश्नों को देखा हूँ और उन्हीं प्रश्नों से प्रश्न बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें, तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। या आप नेट क्वालिफाई या जेआरएफ क्वालिफाई ऐसे ही होगा जब आप सभी चीज़ों का सही तरीके से पढ़ाई करेंगे तब। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लेने से नेट नहीं हो जाता, जेआरएफ नहीं हो जाता। और ये बातें आपको बता दूं, इस एग्ज़ाम में आपका अनुभव ही पता चल जाएगा कि क्या आपने किया है। ठीक है, तो पढ़ो अच्छे से, बढ़िया से पढ़ाई करो या स्टडी करो। बाकी जो भी कंटेंट नहीं है आपके पास मुझे व्हाट्सअप करो, टेलीग्राम पे करो, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। मेरा नंबर है 8506031308, ये नंबर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को पेड वाले ग्रुप में प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो पेड ग्रुप है व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर, उन्हीं पर दिए जाएंगे यूजीसी के बारे में, एमपी सेट के बारे में, एम्स के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, बट वो सोशल वर्क का हो, ध्यान रखें वो समाज कार्य का हो। सारी जानकारी शाम को 6:30 पर जो क्लास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, 6:30 और 8 PM पर। 8 PM पे आज हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। 8-9 रह गया है, उसके जैसे ही 10 यूनिट समाप्त होगी फिर मैं रिवीजन करवाऊंगा। 3 दिन 2 दिन में केवल मैं कवर करूंगा, एक PDF बनाऊंगा एक यूनिट नंबर का। यानी इतना भी समय नहीं लूँगा, मैं 10 दिन में 10 यूनिट समाप्त करूंगा, 10 दिन में 10 यूनिट। तो मैं आप लोगों को मेन चीज़ों पर फोकस करूंगा, यूनिट नंबर 1 में, यूनिट नंबर 2 में, यूनिट नंबर 3 में। इस तरीके से मैं एक एक चीज़ों को फोकस करते हुए आप लोगों को बताऊंगा, नोट भी करवाऊंगा। और जो नोट्स आप लोग बना रखें उसे फिर आप ओपन कर लीजिएगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ते चलना है सही तरीके से। तो मार्च का एग्ज़ाम आप क्रैक कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसके बाद 11 मार्च से आप लोगों का नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जुड़े रहने के लिए आप लोग ध्यान रखें। और बेसिकली मार्च में भी क्रैक कर सकते हैं, आपके पास अभी भी गोल्डन मौका है। मैं आपको बता देता हूँ अभी भी गोल्डन मौका है, मार्च में भी एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। केवल सही चीज़ों को पकड़ना है। पेपर में आने वाला क्या किस चीज़ों से है, प्रश्न बनाते किस तरीके से बनाए जाते हैं और उसके फैक्ट क्या क्या है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं हुआ अस्तित्ववाद का जो सिद्धांत है वो किस विद्वान के द्वारा दिया गया है। ठीक है, बहुत लोग, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो एक प्रश्न आया है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे एजेंडा, नीति निरूपण की प्रक्रियाएं का क्रम क्या होता है और ये सही क्रम, और इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको PDF में मिलेगी। जो है ये नीति निरूपण प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो ब्लैक बॉक्स है, ये ब्लैक बॉक्स के बारे में डेविड स्टोन ने कब इसके बारे में चर्चा किया था, क्या चीज़ है इसमें, क्या बातें हैं, ये चीज़ें लोगों को नहीं पता। ठीक है, तो ये सोशल वर्क में अगर आ जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है, जिनको नहीं पता वो गलत करके आ जाएंगे, 2 नंबर यहीं से कम होंगे। वजह यही है कि नेट जेआरएफ ना होने की। ठीक है, सही अधूरी पढ़ाई रहती है, अधूरी पढ़ के नहीं जाए, पूरा पढ़ के जाएं आप सभी लोग। और ये सारी चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।